हेलो फ्रेंड्स, तो हमने पहले वीडियो में अपनी बात कर ली थी जो हमारी यूनिवर्सिटी के पेपर के बारे में पहला टॉपिक था, उसको क्लियर कर लिया। तो आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला विश्व युद्ध, जो 1914 से लेकर 1919 के मध्य देखा जाता है। तो इसके अंदर जो हमारी सीरीज चल रही थी उस हिसाब से हमने पहले पॉइंट पर हमने कर लिया, और बाकी पे जो रेड साइन है उसमें से आज के 2 टॉपिक हम कवर इसी के अंदर कर लेंगे। व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड इट्स इम्पैक्ट। प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम रहे। तो पहले ये देख लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध किसके बीच में हुआ। तो यहाँ पर कुछ सेंट्रल पावर थी और कुछ अलायंस पावर थे। अलायंस पावर मित्र राष्ट्र थे और सेंट्रल पावर केंद्रीकृत शक्तियां थी। तो केंद्रीकृत शक्तियों में हम जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ओटोमन साम्राज्य के बारे में देखने का प्रयास करते हैं, और साथ ही हमें अलायंस पावर में रशिया, फ्रांस, इटली, ये सब के बारे में बात करते हैं। और कुछ न्यूट्रल पावर थी जो किसी के समर्थन में नहीं थी, उसमें से एक स्पेन था। तो इस प्रकार से इन दोनों के मध्य यह युद्ध जो प्रथम विश्व युद्ध कहलाया, इन 2 पावरों के मध्य हुआ। सेंट्रल पावर्स एंड अलायंस पावर, मित्र राष्ट्रीय एंड केंद्रीकृत शक्तियां। तो पहले हम इनके कारणों के बारे में बात करेंगे। तो पहले कारणों में हम तत्कालीन कारण देखते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया के सिंहासन के महाराज का वहां पर वह उसकी पत्नी को मार दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो इसी से ऑस्ट्रेलिया जो एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा, इट इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन द स्टेट। सो इसी से वजह से वहां पर उसको हत्या कर दी जाती है, जिस वजह से कहा जाता है कुछ विद्वानों के द्वारा, अकॉर्डिंग टू सम फिलोसोफर्स, कि यह प्रथम विश्व युद्ध इसी कारण से हुआ। दूसरा कारण यह रहा ड्यू टू नेशनैलिटी, उग्रवादी राष्ट्रीयता के कारण। उग्रवादी राष्ट्रीयता के कारण इसमें राष्ट्रीयता का उग्र रूप धारण कर लेता है और अपने भले का सोचता है, अब सिर्फ अपने भले का सोचता है, अपनी जाति, अपने क्षेत्र के बारे में ज्यादा सोचता है। जर्मनी के सम्राट विलियम द्वितीय एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जिसने इस प्रकार की भावनाओं को महत्व दिया। उसने उग्रवाद को अपनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंग्लैंड, फ्रांस और इसका भूत इन सबों पर सवार था। इंग्लैंड, फ्रांस और इनका भूत इन सबों पर सवार था। तो तीसरा कारण में हम देखते हैं यूरोप के देश की साम्राज्यवाद की भावना का कारण, इंपीरियलिज्म, उपनिवेशवाद बनाना, अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश करना, कॉलोनियलाइजेशन करना। तो इंग्लैंड साम्राज्यवाद की भावना में सबसे आगे था। इसी के साथ उसके साथ फ्रांस भी आया। फ्रांस भी जिस प्रकार से अफ्रीका के अंदर वो दोनों हस्तक्षेप इंटरफियर कर रहे थे, तो वहां पर उनने उस प्रकार से वहां की बाउंड्रीज को अपने अंडर करने या वहां पर अपनी कॉलोनाइजेशन, साम्राज्यवाद का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। चौथे कारण में हम देखते हैं औद्योगिक क्रांति के कारण, रिसोर्सेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सबसे बड़े देश ऐसे उपनिवेश चाहते थे। उपनिवेश कॉलोनलाइजेशन वह कर रहे थे कि जहां से उनको कच्चा माल अच्छे से प्राप्त हो सके तथा मशीनों से बनाए हुए चीजें बेच सके। मतलब जिस प्रकार से भारत में उसने कॉलोनाइजेशन स्टार्ट किया था, उसी प्रकार से वर्ल्ड वॉर 1 में भी उनकी वही रणनीति रही हमेशा की तरह। वो भारत के माल से कच्चा माल ले जाकर इंग्लैंड में करते थे और इंग्लैंड से तैयार प्रोडक्शन भारत में प्रोवाइड करते थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चौथे रीजन में हमें औद्योगिक क्रांति के कारण भी मिलते हैं, जो बहुत लंबे समय से चल रहे थे। तो इसी कारण से इसका युद्ध होना संभव हो गया था। पांचवें कारण में हम देखते हैं सैन्य शक्ति के कारण। सैन्य शक्ति को प्रबल करना, सैन्य शक्ति, इंपॉर्टेंस टू आर्मी इक्विपमेंट्स एंड आर्मी फोर्सेस, इसके लिए सैन्य शक्ति बढ़ाई गई। और गुप्त कूटनीति से अंदर वो गुप्त संधियां करने लग गए, सीक्रेट सीक्रेट ट्रीटीज करने लग गए। इसी से गुप्तचर अधिक हुआ, रॉ ऐसे टाइप के, इसी प्रकार के रॉ जो आज देखते हैं, रॉ, आईएसआई, इस टाइप के विभिन्न प्रकार के संस्थाओं, उस समय के नाम अलग नाम हुआ करते थे, परंतु इन सबों का उदय होने लग गया। समाचार पत्र, तो अगले रूप में हम देखते हैं समाचार पत्र। तो समाचार पत्र ने किस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध के कारण में अपनी भूमिका निभाई, इसने भी बहुत ही अच्छा योगदान दिया। तो इस योगदान में हमें देखने को मिलता है कि यदि जो न्यूज़पेपर जर्मनी में छपता है या अन्य जगहों पर देखने को छपता है, तो वहां पर उस देश या उस प्रतीक विचारधारा के बारे में बात की जाती है। इसी प्रकार से अलायंस फोर्स एंड सेंट्रल पावर्स के बीच में इस प्रकार का मतभेद हमेशा रहा।
और यही कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी एक महत्वपूर्ण कारण ही था, क्योंकि समाचार पत्र उस समय में भी और इस समय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में समाचारों का भी, पत्र का भी बहुत योगदान रहा। तो अगले पॉइंट में देखते हैं लैक ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संघ का अभाव। इस समय यूरोप में कोई भी ऐसी संस्था का अभाव था जो कि विभिन्न देशों के आपसी झगड़े को समाधान का कर महायुद्ध को रोकने का प्रयास कर सकता है। यूरोप में ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो वर्तमान में है यूएनओ, लाइक फॉर यूएनओ टाइप की कोई संस्था उस समय नहीं थी, तो इस वजह से युद्ध रोकने का कोई प्रयास नहीं हुआ। साइकोलॉजिकल थॉट्स, मनोवैज्ञानिक विचारधारा भी थी। माल्थस का कहना था कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए युद्ध बुरी चीज नहीं है। इस तरह के मनोवैज्ञानिक विचार भी थे। मतलब कुछ विद्वान ये कहने लग गए थे कि युद्ध होएगा तो लोग मरेंगे और इस प्रकार से जनसंख्या नियंत्रण में आएगी। तो ये कह सकते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक विचार, फिजियोलॉजिकल थॉट इस समय में भी था। तो ये हमने सब कारणों के बारे में बात कर ली। अब हम प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों के बारे में बात करेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध में, जैसे कि आपको इस साइड में पोस्टर दिख रहा है, ये उस टाइम में था बॉन्ड्स के। तो ब्रिटिश डाक युद्ध बॉन्ड में निवेश को प्रोत्साहन करता था। तो ब्रिटिश उस समय में वॉर बॉन्ड्स बेचा करते थे, जिससे वॉर में इन्वेस्ट करा जा सके और लोगों को जीतने पर अच्छा पैसा प्राप्त हो। तो ये जो बॉन्ड है वो फ्रेंच का है। तो ये बॉन्ड्स के बारे में हमें प्रभाव देखने को मिलता है। सेवा में इतने सारे पुरुषों की अनुपस्थिति के बावजूद, दूसरे प्रभाव में हम देखते हैं कि सेवा में इतने सारे पुरुषों की अनुपस्थिति के बावजूद अर्थव्यवस्था जीडीपी के मामले में 1914 से लेकर 1918 तक लगभग 7% बढ़ी है। ये अमेरिका के बारे में बात कर रहा था, 7% बढ़ी है। इसके विपरीत जब जर्मनी की अर्थव्यवस्था 27% गिर गई, युद्ध में नागरिकों की खपत में गिरावट देखी गई, जिसमें युद्ध के लिए एक प्रमुख पुनर्वितरण हुआ। जीडीपी का सरकारी हिस्सा 1913 में 8% से बढ़कर 1918 में 38 हो गया। मतलब जर्मनी का ये हुआ कि जहां पर अमेरिका के अंदर, क्योंकि अमेरिका के अंदर महिलाओं द्वारा फैक्ट्रियों में जगह ले ली गई, परंतु जर्मनी में इतना उसका प्रभाव नहीं पड़ा, जिससे उसकी जो गवर्नमेंट के ऊपर होने वाला रेवेन्यू था, खर्चा जो गवर्नमेंट के ऊपर होना था, मतलब जो गवर्नमेंट के ऊपर एक्सपेंड करने वाला जो रेवेन्यू था वो 8% से होकर जर्मनी में 38 हो गया। ये जर्मनी के ऊपर प्रभाव हो। ये साथ में इमेज है लंदन में महिलाओं की फैक्ट्री के अंदर, कारखानों में। और इस प्रकार से फैक्ट्रियों के अंदर गोला बारूद आप देख सकते हैं कैसे कैसे आए इसी समय में, और कैसे कैसे ये इकट्ठे करके युद्ध के लिए इस्तेमाल किए जा सकते। तो पहले विश्व युद्ध के प्रभाव में एक और प्रभाव है 1915 में, ये जगह है तितन में नष्ट कर, इसके बारे में ये प्रभाव हुआ कि किस प्रकार से पूरी की पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया जाता था। इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो फ्रांसीसी तस्वीर, इसमें महिलाओं के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है। इसमें महिला कृषि क्षेत्र के अंदर बढ़ावा महिला को प्रदान हुआ, क्योंकि इनके पुरुष युद्ध के अंदर अपनी भागीदारी निभाने, अपने देश के प्रति, अपनी विचारधारा के प्रति लड़ने गए थे। अब प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम में देखते हैं साम्राज्य का अंत। प्रथम विश्व युद्ध में जिन बड़े साम्राज्यों में केंद्रीय शक्ति जर्मनी, ओटोमन साम्राज्य, इस टाइप की जो केंद्रीय शक्तियां के साथ भाग लिया था, उनका युद्ध के बाद पतन हो गया, बोले तो डिक्लाइन। तो किनका डिक्लाइन हुआ? डिक्लाइन ऑफ सेंट्रल पावर्स। पेरिस शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य बिखर गया। पेरिस का जो सम्मेलन हुआ, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। इसमें इन दोनों को बिखरा के इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। जर्मनी में होलोजन और ऑस्ट्रिया हंगरी में राजवंशों का शासन समाप्त हो गया, वहां पर गणतंत्र की स्थापना हुई। मतलब विश्व स्तर पर गणतंत्र की ज्यादा भावना स्टार्ट होने लग गई, और अब इससे लोग भी अधिक प्रभावित होने लग गए। तो ये कहा जा सकता है कि किस प्रकार से एक शासक का तंत्र खत्म होता चला गया और एक विश्व स्तरीय गणतंत्र, सर्वजनिटी, इस प्रकार की भावना ने, लो डेमोक्रेसी की भावना ने विश्व मानचित्र में परिवर्तन हुए।
कुछ ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस और रूस की सीमाओं में बदलाव हुए, क्योंकि इनकी सीमाएं वार्सा संधि के बारे में चेंज कर ली गई और पेरिस सम्मेलन में इसके ऊपर भी बात की गई। जनधन की क्षति, प्रथम विश्व युद्ध, इसमें लाखों व्यक्ति मारे गए, अरबों की संपत्ति नष्ट हुई। लाखों व्यक्ति मारे गए, अरबों की संपत्ति नष्ट हुई। इसका सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। जब आर्थिक अर्थव्यवस्था ही सही नहीं होगी तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो जिसके कारण से वह कुछ खरीद नहीं सकते तो खा नहीं सकते, इसलिए समाज में भी प्रभाव पड़ता रहा। हजारों कारखाने बंद हो गए, क्योंकि जर्मनी के क्षेत्र इन सबों में हार चुके थे, तो हजारों कारखाने खत्म हो गए। कृषि उद्योग और व्यापक नष्ट हो पाए, क्योंकि युद्ध की स्थिति के अंदर वो खेतों में उनको क्षेत्र मिल गया अच्छा लड़ने के लिए, तो वहां पर उन्होंने युद्ध करे, तो इस वजह से कृषि क्षेत्र खराब हुए। बेकारी और भुखमरी की समस्या आई। किसान को तो कुछ कर नहीं सकता था उस समय, वो तब भी गरीब था, अपनी खेती के ऊपर निर्भर था, इस वजह से वो युद्ध के अंदर अपने क्षेत्रों की हार चुका था। नस्लों की समानता, युद्ध के पूर्व यूरोपीय नस्ल भेद अथवा काला गोरे के भेद पर आधारित बल देते थे। यूरोप में पहले युद्ध से पहले ये कहा जाता है कि काले गोरे के ऊपर ज्यादा भेद होता है, परंतु अफ्रीका के काले लोगों को ने अपने से ही मानने लग गए। इसके बाद उसने अपने जैसे मानने लगे, क्योंकि उन्हें युद्ध के अंदर बहुत अधिक अच्छी भूमिका निभाई। मजदूरों की स्थिति में सुधार, युद्ध सामग्री के उत्पादन में मजदूरों की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का ग्रो हुआ। बेशक इकोनॉमिक सेक्टर गिरा, मगर इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा हुआ। उनको सुधार होने के लिए विभिन्न संस्थाओं का भी उदय हुआ, जैसे ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन 1919, इसलिए उनका महत्व बढ़ गया। उन्हें उचित मजदूरी और आवश्यक सुविधा देने लगी, क्योंकि किसी देश के पास अगर हथियार उसको इकट्ठे करने हैं तो उसको मजदूर को अच्छा पैसा देना। कृषि क्षेत्र हमारा खराब हुआ। ILO के लोगो है इस टाइप से। तो स्त्रियों की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ, उनको वोटिंग राइट मिला इंग्लैंड में। कारखाने, दुकानों, अस्पतालों, स्कूलों और दफ्तरों में काम करने की लगी वो, जिनसे उनके समाज के अंदर जो सेक्टर है थोड़ा, उसके जो ग्रीन सेक्टर है उसमें थोड़ा उछाल आया। तो ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो मैंने 4 पेपर एनालाइज करके सिर्फ एक क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस वीडियो पे इतना ध्यान नहीं दिया। मगर नेक्स्ट जो वीडियो है वो इंपॉर्टेंट रखती है जो आएगी, क्योंकि इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैंने तीनों चीज़ पढ़ा दी है। तो क्वेश्चन कहता है एनालाइज द कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कॉजेज हमने अच्छे से डीपली पढ़ लिए हैं 8 पॉइंट्स के अंदर। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या है वो भी हम देख ही चुके हैं, एक ही है सेम, तो इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हमारी सीरीज़ के अंदर हमने देखा कि हमने पहली वाली वीडियो हमने आ रही थी उसको देख लिया है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम उसके कॉजेज एंड उसके इम्पैक्ट्स, कारण एंड परिणाम प्रथम विश्व युद्ध के पढ़ लिए हैं। अगली जो वीडियो होगी वो चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को लेके होगी, या अगर थोड़ा डीपली अगर देखना जाएगा, जो क्वेश्चंस देखूंगा तो उसके बारे में अलग से बताऊंगा। तो दिस वीडियो इज नाउ फिनिश। For it's my name and other contact information. If you like to contact to me and like, share and subscribe और easiest processed। और हाँ, इसकी PDF फाइल आपको, जो ये PPT है इसकी PDF फाइल फॉर्मेट आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फॉर जिससे आपको नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फॉर easy to our things। और thanks for any questions, comment in the below box, comment box। So bye bye, take care and best of luck, and do study for more and more.